Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फोकस मोड करें. दिव्या, काजल, अमर, सौम्या, मयंक, अंकित, रेवती, अनंत, सजेस्ट मूव फॉरवर्ड. 3% लोग देख सकते हैं. कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देखने में इंटरनेट स्पीड चाहिए, देन शुरू. क्लास में जो भी डाउट है पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लो. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं इसके जवाब अपलोड करता हूं. प्रीलिम को भी एक्जैक्टली 3 वीक्स लेफ्ट. आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक्जैक्टली 3 वीक्स लेफ्ट. पहले जो हम पढ़े पिलर 5, उसमें पहला हैंडआउट बिजली पानी खत्म, दूसरा हैंडआउट सड़क मार्ग ट्रांसपोर्टेशन कल खत्म किया. अब ये जो पिलर 5C है, उसका हैंडआउट मैंने अपलोड किया. उसमें रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कुछ समझना है. ये करीब 50 प्लस पेज का हैंडआउट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज और यूपीएससी ने कुछ बार पूछा भी है. अभी दौड़ा के मैं चाहूं तो अभी आपका समझो 2-3 घंटे के अंदर निपट जाए, बट देन इट इज नॉट द लाइव क्लास एक्सपीरियंस. तो मैंने इसको 3 हिस्सों में, मतलब हैंडआउट तो एक ही है. आज कौन सा, शनिवार को थोड़ा पढ़ेंगे, रविवार को थोड़ा पढ़ेंगे, सोमवार को थोड़ा पढ़ेंगे. तो समझो 1 सवा घंटे की 3 दिन क्लास होगी. रादर देन कि एक ही दिन 3 घंटे में दौड़ा के पढ़ा दूं, तो फिर आपको हैंडआउट 50 पेज ओवरवेलमिंग हो जाएगा. और आज पढ़ेंगे, कल सुबह उठ के छुट्टी, आप बैकलॉग कंप्लीट करें, उसे पढ़े, फिर कल वापस. तो बेसिकली 3 डेज क्लास. वैसे आप जानते हैं हैंडआउट कहां पर होता है, मोबाइल ऐप से देख रहे हैं. सर्च करो मोहन पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, मिल जाएगा. वरना jnacademy.com/mohan.org, उसमें ये कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलते मिल जाएगा. ये पिलर 5 और 6 में आप समझो फैक्चुअल जनरल नॉलेज मेमोराइजेशन ज्यादा है, कंसेप्ट लॉजिक कम है. इस कारण से मैं इसे जल्दी से निपटा देता हूं, लेकिन आपको सुकून से पढ़ना पड़े. एनीवे, सो नाउ वी आर एट बिजली पानी सड़क, ये खत्म हो गया. अब आज हमें जो पढ़ना है वो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखना है. इसमें सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी महुआ, उसके नीचे कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये सब आप देखना है. हैंडआउट में दिया है. जानने लायक डेटा में कि भारत की 30% आबादी सिटी एरिया में रहती है. भारत देश का 63% जीडीपी सिटी एरिया से आता है. आपके गांव में जमीन ज्यादा बराबर, और सर्विस सेक्टर के नाम पे गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह से जितना प्रोडक्शन होगा सिटी में से, उसको मैच नहीं कर पाएगा. तो सिटीज कंट्रीब्यूट ग्रेटर परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन इंडिया. और 2030 तक ये बढ़ के और आगे हो जाएगा. भारत की 40% आबादी सिटी में रहेगी. भारत का 75% जीडीपी सिटी एरिया से आएगा. अब प्रश्न ये हो कि तो सिटी क्या है. आपके आजू बाजू जो दिखे वो सिटी है? नहीं, टेक्निकल डिफिनेशन होना चाहिए. तकनीकी व्याख्या ये है कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई अर्बन लोकल बॉडी है, मतलब म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, ऐसा कुछ है, तो कानूनन रूप से मानेंगे कि वो एक नगर है. जैसे भारत में स्टैट्यूटरी टाउन कितने हैं? 4000. कि जहाँ पर ऐसा नगर पालिका या कुछ तो है, स्टैट्यूटरी टाउन्स. नाउ थिंक ऑफ दिस. मान लीजिए ओएनजीसी ने कहीं पर एक नया ऑयल वेल या गैस का पाइपलाइन या कुछ शुरू किया है. उसके आसपास का जो छोटा गांव भी है, उसके आसपास कुछ इनके ऑफिसर्स की कॉलोनी बनाई जाएगी. वहाँ उनको गुड सर्विसेज बेचने के लिए कुछ दुकानदार आ जाएंगे, फिर उनके बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा. करते करते वो भी छोटा सा नगर बन जाएगा, भले वहाँ पर नगर पालिका नहीं हो. तो इट इज पॉसिबल कि कुछ ऐसे एरिया है कि वहाँ ऐसा कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, लेकिन या तो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बन गया, या कोई ओएनजीसी का कुछ, या कोई स्टील फैक्ट्री खुल गया, तो सिटी का निर्माण हो गया है. बट दे डू नॉट हैव एनी अर्बन लोकल बॉडी. लेकिन ऐसे भी जो प्लेसेस हैं, अगर वहाँ कम से कम 5000 लोग हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब घनत्व ज्यादा है, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, और उसके अंदर 75% एडल्ट मेल्स खेती बाड़ी के अलावा वाला काम करने हैं, तो फिर ये विलेज नहीं है, ये गांव नहीं है, इसे हमने नगर मानना पड़ेगा. और कैसा? सेंसस टाउन. सेंसस टाउन मतलब होम मिनिस्ट्री के जो सेंसस ऑफिशियल है, जनगणना के अधिकारी, वो जब आएंगे तो ये सिटी है ऐसा वो कॉलम में क्लिक करके डेटा एंट्री करेंगे. तो स्टैट्यूटरी टाउन 4000, सेंसस टाउन भारत में कितने? करीब 3800 है. तो टोटल कितने में? 4000 प्लस 3800, 7800 होना चाहिए. अब आप देखो, प्रश्न पूछा, आई गिव यू 40 सेकंड्स. हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी आप समझो, सेंसस 2011 का वो पूछ रहे हैं 2024 की परीक्षा में, और फैक्ट्स पूछ रहे हैं. तो 2 साल में अगर कुछ नहीं पूछा गया तो वो ट्रेंड नहीं है, ऐसा मान के मत चलो. ये जो अपना हैंडआउट है वो ऑफ कोर्स आईएएस के लिए प्राइमरी बना है, लेकिन बाकी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मदद मिलती है. आप पाएंगे स्टेट सर्विस एग्जाम में सेंसस का बहुत डेटा पूछते हैं, तो यूनिट 12 ग्रिप. अभी जो सिटी है उसको भी क्लासिफाई किया जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वगैरह. वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं. हालांकि अपनी एग्जाम के लिए इतना काम का नहीं, और स्टेट सर्विस वगैरह आप देख रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए. तो कुल मिलाकर सिटी को क्लासिफाई करने का एक तरीका क्या है कि तुम्हारा कोई अर्बन लोकल बॉडी, नगर पालिका है कि नहीं. अगर है तो स्टैट्यूटरी टाउन वो कितने? 4000 है. नहीं है, फिर ओएनजीसी जैसा टाउनशिप बन गया, वो सेंसस टाउन 3800 है. क्लासिफाई करने का एक और तरीका है कि कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये सब अर्बन या सेमी अर्बन एरिया है, और उससे कम आबादी निकले तो क्लास 5 और क्लास 6 वो असल में रूरल एरिया माने जाते हैं. फिर तो सिटी एरिया में डेवलपमेंट के लिए योजना कौन सी है? पहले कांग्रेस के जमाने में थी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन. उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवेज, फिर ये सब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, मतलब बारिश का पानी निकल सके, ग्रीन पार्क, ये सब करेंगे. मोदी सरकार उन्होंने कहा आपसे इसको बोलेंगे अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. ये टारगेट करता है ऐसे 500 शहरों को जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा है. अब ये तो योजना खत्म होने वाली थी, फिर उन्होंने वर्जन 2.0 निकाल के और एक्सटेंड कर दिया. अब ये अमृत स्कीम के नाम पे भी क्या क्या किया जाता है उसका सब फैक्चुअल जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में. वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी को आजकल खुजली मची है. खुजली ऐसी मची है कि पिलर 5 और 6 की जो योजना है वो इंडिया ईयरबुक से उठाते हैं, और वन लाइनर एबीसीडी नहीं पूछते, 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, फिर कब कौन सा करेक्ट फाइंड करो. तो इसलिए मैंने दिया, याद रहे तो ठीक है, वरना बाकी सब्जेक्ट आप करें. अभी मैं एक एक लाइन खींच के नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो आप पे है, आप कर सकते हो तो तैयार करो. तो ईयरबुक हैंडआउट में दिया है, सेंसस डेफिनेशन देखा, अमृत स्कीम देखा, फिर आया स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी हालांकि अब तो बंद कर दिया. स्मार्ट सिटी में ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई भी सिटी है उसका सब फिजिकल, सिविक, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट हो जाए. कि स्ट्रीट लाइट कितने बजे चालू बंद होगी उसका भी सब कंप्यूटर एल्गोरिदम हो. आपने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहना तो घर पे टिकट आ जाएगी, उसका भी सब एआई फेस रिकॉग्निशन हो. उसी तरह कितने बजे पानी आएगा जाएगा, सब स्मार्ट हो. आप कहीं पर भी खड़े रहें, 10-15 मिनट में आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट मिल जाए, चाहे वाटरवेज है, बीआरटीएस बस है, रेलवे, बाईपास वगैरह वगैरह. और ट्रैफिक जाम नहीं हो इसलिए बाईपास, अंडरपास, ओवरब्रिज, ऐसा बहुत सारे ब्रिज बना देंगे. एक सिटी है डायमंड सिटी सूरत.
एक बार मैं सूरत गया था, इतने ब्रिज बना दिया कि सिटी तो मुझे दिखाई नहीं, मुझे बस ब्रिज दिखे। तो मतलब वो कभी आप जाओ, जब आपका आईएएस में सिलेक्शन हो तो वो भारत दर्शन में भेजते हैं सब जगह। तो सूरत कभी जाओ तो देखना, सिटी है ही नहीं, ब्रिज ही है वहाँ पर। और ये सिचुएशन अहमदाबाद की भी हो रही है। मतलब मोदी जी का ओरिजिनल आइडिया तो बहुत ग्रैंड था, दैट इज ट्रू, पर जब उसको नीचे अमल होता है तो अधिकारी क्या देखना है या कहाँ पर ज्यादा कमाई है, तो ब्रिज ही बना दो। अब ये क्योंकि योजना बंद हो गई तो बहुत दिमाग नहीं खर्च करेंगे। टारगेट था 100 सिटी को डेवलप करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है। अभी उत्तर प्रदेश के हमारे सारे सिटी आप सिलेक्ट कर दीजिए, हर एक स्टेट ऐसा बोलेगा तो कोई कोटा सिस्टम होना चाहिए। तो हर एक सिटी अपना प्लान भेजेगा, फिर वो प्लान जाएगा यूनियन में, और फिर आपका जो स्टेट है उसका कोटा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा टाउन्स हैं, तो उसे 1300 सिटी है, उसको पैसा देना है, उसमें से 13 उत्तर प्रदेश के सिटीज को सिलेक्ट किया। अब अगर ऐसा पॉपुलेशन का लॉजिक लगाओगे तो फिर तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का कोई सिटी सिलेक्ट नहीं होगा, इसलिए वहाँ उन्होंने ये कहा कि कम से कम एक सिटी तो हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी को हम अलॉट करेंगे, वहाँ पैसा देंगे। फिर स्मार्ट सिटी में पता चला कि अहमदाबाद को रैंक 1 मिला, चंडीगढ़ को रैंक 81 मिला, मतलब हर जगह पर अच्छी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो क्या किया जाए कि अहमदाबाद बड़ी बहन बन के, ये चंडीगढ़ उसे छोटी बहन है, उसके ऑफिसर्स को भेजा जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग सब किया जाए, ये सब काम चले, दैट इज सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट। अब ये जो स्मार्ट सिटी है उसे तो अल्टीमेटली फिर सरकार ने कहा कि बंद कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली 2025 में इसको इन्होंने बंद कर दिया है। 2015 से चालू हुआ था, अब इसे बंद कर दिया है। तो स्कीम तो खत्म हो गई स्मार्ट सिटी। आप कहते हैं हैंडआउट से डिलीट भी कर देते, हमारी मजदूरी कम हो जाती। वो मैं करूंगा, अपन अभी समझो 1-2 और एग्जाम सीजन जाने दो फिर, क्योंकि अभी तो फिर भी हॉट एंड हैपनिंग हुआ ना, 2 साल तक तो फिर भी पता होना चाहिए आगे। मेरे सिटी एरिया के अंदर जो सब बिल्डिंग होती है वो फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि वहाँ व्हीलचेयर का रैंप हो, लिफ्ट में ब्रेल सिंबल लगाए गए हो, वेबसाइट है वो भी सब ऑडियो विजुअल उसका कुछ होना चाहिए, पीएच फ्रेंडली। उसके वास्ते सरकार की योजना सुगम्य भारत, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसके नीचे दिव्यांगजन डिपार्टमेंट, उनकी योजना, उनके ऑफिसर आके चेक करेंगे कि आपका जो सरकारी या सार्वजनिक बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पीएच फ्रेंडली है कि नहीं। नहीं है तो फिर आपको पैसा देंगे, आपको सब कानून की धमकी देंगे और आपको ठीक करवाएंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए आईजीबी 47, जब तो मैंने टिक कर दिया है, ये सुगम्य भारत का पूछा। आप सोचिए, अगर सुगम्य भारत में विकलांगों को पेंशन दे रहे होते तो हमने पिलर 1D में पढ़ लिया होता ना, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन साथ, तो हमने तो नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये है नहीं। तो थर्ड इज रॉन्ग, और थर्ड इज रॉन्ग एलिमिनेशन करो तो जवाब हो गया आपका बी, 1 एंड 2 ओनली। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर यूट्यूब के गेस्ट मास्टर आपको क्या बोलते हैं कि गेस्ट मास्टर की का रोल नंबर 1 या 2 जो भी उनका है, कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गलत होते हैं। मतलब सुगम्य भारत दिव्यांगजन डिपार्टमेंट चलाता है, ऐसा अगर कोई बोले तो वो गलत होना चाहिए स्टेटमेंट एज पर देयर गेस्ट मास्टर की। लेकिन इधर तो करेक्ट, या तो करेक्ट हमने एडमिट किया, तो फर्स्ट इज करेक्ट, जवाब 1 एंड 2 होता है। ये एक चीज हुई। दूसरा, मतलब ये यूपीएससी का इन गेस्ट मास्टरों के गाल पे एक तमाचा है। आजकल बरसाती मेंढक की तरफ बहुत आ गए हैं, 3 हफ्ते बाकी हैं, अभी आप देखना बहुत और आएंगे। हर रात चलता यूट्यूब पे अपना ज्ञान शुरू कर देगा, उससे बचना है। अनदर लेसन, ये जो सुगम्य भारत है 2014 में लॉन्च हुई, पूछा इन्होंने सीडीएस एग्जाम पर भी 2024 में, 10 साल बाद। ऐसा कैसे? क्या प्रोफेसर ने 10 साल पहले डायरी में लिख दिया था कि मैं तब पूछूंगा? नहीं भाई, सरकार की इंडिया ईयरबुक को उठाएगा और निकालो इसमें से 3-4 सवाल योजनाओं के और पूछ लेते हैं। इस कारण से वो जितनी काम की योजना आपके हैंडआउट में दी रहती है, इस कारण से हैंडआउट लंबा है। हाथ रुमाल में मैं हैंडआउट बना के आपको दूं तो एग्जाम पास नहीं होगी। इसके बाद कोरोना में सरकार ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे और भी बहुत कुछ शुरू किया, एक लाइन याद रखना है, टूलिप इंटर्नशिप। मतलब कॉलेज के बच्चे जाके ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम सीखें, उनका ट्रेनिंग हो, डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये कोई आया उसका प्रॉपर्टी टैक्स बनना, उसका फॉर्म फिलअप कराओ, ये सब काम उसे सिखाएंगे, दैट इज टूलिप इंटर्नशिप। सिटी के अंदर ही जंगल बनाते हैं, ऐसी नगर वन योजना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट लेके आता है। तो लेट मी जूम इन, ये माइंड में भी आपके हैंडआउट में होगा। अर्बन मिशन के नाम पे 3 चीज़ है। अमृत वो 500 सिटी को टारगेट करेगा, स्मार्ट सिटी वो 100 सिटी को टारगेट करेगा, लेकिन अभी 2025 में उन्होंने खत्म कर दिया। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, वो क्या है अभी आगे देखेंगे कि गरीबों के घर बनाएंगे। दूसरा, ये जो अमृत और स्मार्ट सिटी है कलेक्टिवली इसको कहते हैं अर्बन रिजुविनेशन मिशन। अब ये सब होगा तो स्वाभाविक है कोई ना कोई उठा के आ जाएगा, मैं रैंकिंग दूंगा, मैं रैंकिंग दूंगा, मैं भी रैंकिंग दूंगा, सब कोई अंत है नहीं भाई। एक है पीटी 725 और 725 भी कम है, मैं कहता हूं 1275 उन्होंने कर देना चाहिए, ताकि सब कुछ क्लेम कर सके कि उनके मटेरियल से पूछा गया था। इसलिए 1275 इसका सब कुछ कंपाइलेशन दे दो, उसमें ये सब चोंसे बाजी होती है, बट इट इज मतलब कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 30 सेकंड, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करना वो दिमाग खराब करने की बात है। पहली बात कि ये बुक्स में दिया नहीं, मान लीजिए दिया भी हो, मतलब इंडिया बुक में दिया भी हो, तो ऐसा छोटा छोटा कितना याद करके जा सकते हैं। तो ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। कोई कहे कुछ भी कि मैंने कंपाइलेशन में दिया था, वो सब ऑल द बेस्ट, बट इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस। आप कहेंगे वो सब गेस्ट मास्टर का मेटा कीवर्ड एनालिसिस वगैरह करेंगे, उसमें भी भाई हर बार तुक्के काम नहीं करते। इन माय ओपिनियन एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट। तो ऐसे समझो हर साल 2-3 सवाल होते हैं आउट ऑफ 100, तो उसको देख के अलर्ट हो जाना है। इसको फर्स्ट राउंड में टिक नहीं करना, आपका बाकी कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप तुक्के माने तब की बात है। अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम इन सच रैंडम थिंग्स। तो वी आर डन विद द ईयरबुक इन्फॉर्मेशन। आप हैंडआउट से देखेंगे, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंसस देखा, अमृत देखा, स्मार्ट सिटी, टूरिज्म नगर वन, सुगम्य भारत। अब देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब गरीबों को मकान बनाने में हेल्प करो। तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे था, इंदिरा आवास योजना गांव वालों को पैसा देंगे, राजीव ऋण योजना तो सिटी वालों को लोन में सब्सिडी देंगे, बोल के गरीबों के मकान बनाते थे। मोदी सरकार आई, उनका ये संबंध, इसको आपसे कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, पहला गांव वालों को पैसा देंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरा सिटी में भी गरीबों का जोड़ा ढाके मकान बनाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी महुआ चलाएगी। और ये ऐसी योजना इसमें यूनियन ने भी पैसा देना, स्टेट ने भी पैसा देना है। नाउ सबसे पहले हम रूरल एरिया में जाएंगे, गांव वालों को क्या मिलेगा? गांव वालों को अगर मैदानी प्रदेश प्लेन एरिया में तो 1,20,000, पहाड़ी इलाके हिल स्टेट में तो 1,30,000, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आपको स्टील सीमेंट सब ट्रांसपोर्ट करना है, वो हमेशा महंगा ही रहता है। इसके अलावा इनको चाहे तो बैंक से और भी लोन वो ले सकते हैं कि हमें थोड़ा अच्छा मकान बनाना है। अब ये जो है 120 130, अगर कोई पुराना जेरोक्स है मेरे हैंडआउट आपके पास, उसमें शायद ये लिखा होगा 150। उसका कारण ये कि सरकार क्या करती है कुछ बार
कि देखो ये प्रधानमंत्री आवास योजना डैश रूरल है बराबर, इसमें मिलना इनको मान लो 120, फिर सरकार गिनाएगी देखो इनको तुमने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी दिया, उज्ज्वला योजना में इनको तो एलपीजी की सब्सिडी और सिलेंडर भी फ्री में दिया, ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट बनाने का स्वच्छ भारत मिशन में मान लो और 5000 रुपया दिया, फिर वो सब ऐड करके ऐसा दिखाएंगे 150 है। तो ऐसा कहीं पर उनकी प्रेस स्टेटमेंट थी, उसको देख के मैंने वो कॉपी करके पेस्ट किया होगा, लेकिन वो करेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया ईयरबुक सरकारी किताब के हिसाब से करेक्ट नंबर क्या है 120 प्लेन एरिया में 130 लाख रुपीज हिल एरिया में। अभी जो गरीब है तो कौन गरीब है, इंडियन आइडल के एप्लीकेशन फॉर्म से पता करेंगे नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था उस हिसाब से जो आदमी पाया जाएगा एलिजिबल उसे ग्राम सभा वाले चेक करेंगे और फिर आगे फाइल जाएगी तो इनको पैसा मिलेगा। तो दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, उसका सॉफ्टवेयर आवास सॉफ्ट वगैरह वो सब हैंडआउट में दिया है। मैंने आपको पता है यूपीएससी को खुली मची है कि ये इंडिया बुक में से योजना तो पूछनी है पर उसका छोटा छोटा जनरल नॉलेज निकाल के 3 स्टेटमेंट का पूछते हैं। तो ये जो मकान है वो मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, 60% मकान एससी एसटी के हाथ में जाने चाहिए, 5% मकान विकलांगों के हाथ में जाने चाहिए। तो ये सभी रूल्स रेगुलेशन आपके हैंडआउट में दिए, याद रखिए, ठीक है, वरना बाकी सब्जेक्ट क्लियर करो। तो वी आर डन विद प्रधानमंत्री आवास योजना डैश रूरल, गांव वालों को पैसा दे दिया। अब हम सिटी एरिया पे आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इनको शहर के झोपड़पट्टी वालों को मकान देने हैं, तो इसके वास्ते 4-5 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन, उसके 4-5 कंपोनेंट क्या है। मान लीजिए कोई सिटी एरिया में झोपड़ी में रहता है लेकिन जमीन उसके नाम पे है, तो सरकार उसको सीधा 1.5 लाख रुपए दे देगी कि तुम झोपड़ा तोड़ के मकान बना दो। ये काम का मान लीजिए कोई बिल्डर नया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अब बनाने को तो वो एक इसमें मैं 2-3 करोड़ वाले एकदम पॉश बंगले ही रखूंगा, लेकिन वो ऐसा कहना है ये जो मेरा पूरा अपार्टमेंट बन रहा है इसके अंदर 35% मकान इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, मतलब वो सस्ते वाले 1-2 रूम किचन वाले मकान है, सस्ते वाले, अगर वो ऐसा सब साबित करे तो भारत सरकार उसे सब्सिडी में कुछ और पैसा देगी उस बिल्डर को। दैट इज सेकंड थिंग। तीसरा है स्लम रीडेवलपमेंट, वैसा कि ये जो काला मूवी में था कि धारावी झोपड़पट्टी पूरी तोड़ दो, उसकी जगह नए नए फ्लैट्स वगैरह बना दो, तो ये काम किया जाए स्लम रीडेवलपमेंट। अदानी को उसके वास्ते कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुंबई में धारावी झोपड़पट्टी की जगह सब आलीशान बनाना है, तो दैट इज थर्ड कंपोनेंट। चौथा, आप सिटी एरिया में रहते हैं और आपको मकान बनाना है और आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो फिर आपको बैंक से लोन ले लो और उस लोन पे सरकार की तरफ से थोड़ी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, मतलब लोन के ब्याज पे कुछ सरकार ब्याज पे करेगी। तो ये है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, जो लोग साल में 18 लाख तक कमाते हैं सबको सब्सिडी मिले, ऐसी बात है। ये 4 कंपोनेंट हुए। फिर 5वां कोरोना में लॉन्च किया कि देखो सब लोग तो मकान खरीद नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा सबके पास है नहीं। दूसरा, कुछ लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, कुछ माइग्रेंट वर्कर हैं तो वो इस सिटी में मकान बनाना नहीं चाहते, तो रेंट पे किराए पे भी मकान मिले और वो अफोर्डेबल हो, ऐसा कुछ करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन, उसका 5वां कंपोनेंट है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। वैसा कि सरकार की कोई खाली जमीन है वो बिल्डर को दे देंगे, बिल्डर उस पे सब फ्लैट बना देगा और फिर वो गरीबों को, माइग्रेंट वर्कर्स को सस्ते किराए पे अफोर्डेबल रेंट पे चढ़ा देगा। तो दैट इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है, आप जानते हैं उसके बाप दादा असल में बिल्डर थे, तो उनका यही सब धंधा रहता था कि ऐसा सब अफोर्डेबल टाइप का, मतलब सरकारी जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसा लेके ऐसे अपार्टमेंट बनाना और उसमें गरीबों को भाड़े पे चढ़ा देना, कि जो गरीब भाड़ा नहीं दे तो फिर उसको कैसे हटा के फिर बाद में इसी को तोड़ के कैसे यहाँ पर कोई 5 स्टार टाइप का होटल बना देते हैं, उसका नया प्रोजेक्ट बनाते हैं वगैरह वगैरह करके वो आगे बढ़ा है। उसकी बुक है आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील, क्योंकि वो हमेशा आप जानते हैं लेट्स मेक अ डील, आई विल मेक अ डील, यू कैन का डील, उसकी बुक है। अभी नहीं पढ़नी, आप जब सिलेक्ट हो जाए फिर पढ़ना, उसमें आपको पता चले उसका क्या गेम रहता है। सो दैट इज रेंटल कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो सब मकान बनाने उसके वास्ते एक नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड बनाया गया। ये लोग बॉन्ड जारी करते हैं, बॉन्ड जारी करेंगे, इन्वेस्टर पैसा देंगे और उससे ये प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन सिटी एरिया वाली उसके लिए कुछ पैसा मोबिलाइज करते हैं। तो ये एक नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड है। दूसरा एक है स्वामी हो फंड। ये स्वामी हो फंड क्या है कि एसबीआई का कुछ, एसबीआई का वेंचर ऐसा कोई एनबीएफसी कंपनी, उसने एक खोखा रखा, ये खोखे में भारत सरकार ने, एलआईसी ने, अलग अलग संस्थाओं ने जो कि 10-20 हजार करोड़ रुपए भर दिए हैं। अब ये खोखे में से लोन दिया जाता है ऐसे बिल्डर्स को जिन्होंने कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था लेकिन वो अनफिनिश्ड है, आधा अटक गया, फिर स्टील का सीमेंट का पैसा नहीं है, बहुत महंगा हो गया, एक्सवाइजेड, उसको प्रॉब्लम आ गई, तो अनफिनिश्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इस फंड में से, इस स्वामी फंड में से लोन दिया जाता है। इससे क्या फायदा हो, ये मकान कंप्लीट हो तो गरीबों को कुछ मकान मिले, स्टील सीमेंट की डिमांड बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब सरकार की उम्मीद है। तो दैट इज स्वामी फंड। अब आप समझो ऐसे 5000 प्रोजेक्ट मान लो पूरे भारत में, तो ये तो आज एक का प्रोजेक्ट अप्रूव किया, कल दूसरे का किया, तो हर बार तो न्यूज़पेपर में कुछ तो आएगा छोटे छोटे बॉक्स में, तो वो सब देख के करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले इसका बहुत लिखते रहते हैं एज इफ कि स्वामी फंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, एक लाइन में जान लिया। और सरकार ने कहा देखो ठीक है ये जो स्वामी फंड है इसका भी हम वर्जन 2.0 निकालेंगे, ऐसा 2025 बजट में बोला है। रीफाइनेंस हमने पिलर 1 डी में देखा था कि कैसे एसबीआई ने 3 किसानों को ट्रैक्टर के लिए लोन दिया, चौथा कि मुझे भी दो, एसबीआई के पैसा नहीं है, तो फिर इन 3 किसानों के ट्रैक्टर लोन पेपर का फाइल बनाया, नाबार्ड को दिया, नाबार्ड ने उसके सामने बॉन्ड्स जारी किए, उस बॉन्ड में से पैसा इनको मिला, वो रीफाइनेंस है। तो ऐसा ही नेशनल हाउसिंग बैंक रीफाइनेंस द्वारा बहुत पैसा मोबिलाइज करता है, अलग अलग बैंक एनबीएफसी को देता है ताकि वो होम लोन के लिए नीचे लोगों को होम लोन दे सके। तो दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक एंड इट्स रीफाइनेंस। एनएचबी क्या है, ये हम पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। अब इसके अंदर भी समझो ये जो रीफाइनेंस है उसके अंदर आपको ब्याज में इतना डिस्काउंट और ये माफी मिलता है, ये सभी चीजें याद है तो ठीक है, अदरवाइज डोंट टेक लोड। इंडिया बुक में दिया, इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैंने रखा। बेसिकली समझो ये जो पैसा ऊपर से उसमें कुछ सब्सिडी मिलती है ब्याज के अंदर। फिर पिछले साल जो बजट है उसमें सरकार ने कहा देखो ये जो मिडिल क्लास है इसको भी अपना मकान बनाने के लिए कुछ पैसा मिला। समझो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो किसके लिए, गरीबों के लिए, लेकिन मिडिल क्लास को भी मकान बनाने के लिए कुछ पैसा मिले, ऐसी हम योजना लाएंगे। हालांकि वो योजना अभी तक आई नहीं, आई है, आएगी तब देखेंगे। तो अब तक हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड रैंकिंग कुछ याद है तो ठीक है, तो छोड़ो। रेंटल टेनेंसी, आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक कभी भी आपको निकाल दे, सब प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके अलग कानून में रिफॉर्म लिया जाए, पर वो मेंस का मुद्दा पहले में उसका सेंस कम है, उसको मेंस में हम देखेंगे। तो मेरा सिटी मतलब सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने लायक चीजें हमने खत्म की। अब हम चलते हैं गांव की तरफ। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है वो भी देखना है, देखेंगे फ्रेश माइंड के साथ। ब्रेक में आप एक पीवाईक्यू ट्राई करो। कल शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, तो पोलर कोड क्या है, सोचिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ तो मेरे को क्या लगता है पोलर कोड क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। स्वप्निल, यास्मीन, अंशुल, अक्ष, मृत्युंजय, हरदीप सिंह, शुभम, रुद्रा, हर्षित, सविता, अरुण, निकिता, अलका, उदय, राजीव, धर्मेंद्र, चीकू, आंचल, दिव्या, वैभव, प्रांजल, रजत, अभिनव, अक्षिता, सुप्रिया, मधु, रवि, कविता, आरती, सोहेल, प्रदीप, जहीरा, उशिका, निशा, गौरव, हर्ष, निखिल, अनिकेत, कौशल, अर्षित, नंदिनी, आयुष, ऐश्वर्या, कुशवंत, दर्शन, मयंक, फिर अभिषेक, शिवा, अमर, धारवी, अर्जुन, हर्ष, छवि, नवनीत, सौम्या, अभिषेक, करेक्ट आंसर। ये पोलर कोड ऐसा है कि जो पोलर वाटर्स में जहाज जाए उसमें सब सेफ्टी के प्रिकॉशन होना चाहिए कि बर्फ हटाने का सामान होना चाहिए, जो पैसेंजर उनके लिए एकदम थर्मल प्रोटेक्शन वाले सब स्वेटर जैकेट सब होना चाहिए, इन सब की गाइडलाइंस है। सो द आंसर इज ए। नाउ दिस इज आल्सो टफ क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रीलिम्स में पूछा, क्योंकि देखिए सब जगह पर पोल पोल आर्कटिक, तो गैस मास्टर के लिए या वर्ड एसोसिएशन आप क्या करेंगे? तो एक रिक्वेस्ट की प्रिपेयर करके जाना पड़े, तो दैट इज, तो या तो आप याद करके गए तो एक बात है, नहीं पता है तो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसमें तुक्का लगाए, तुक्के में तो और भी चीजें सही लग सकती है, तो एलिमिनेशन तो इसमें कुछ बन नहीं सकता। सो बेटर यू नॉट अटेम्प्ट इट इफ यू डू नॉट नो द आंसर। फिर हमें अब देखना है सिटी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो गांव में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो उसके नीचे जो भी डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी वो सब हैंडआउट में दिया देखेगा। अब कौन कौन सी योजना है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लेके आई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूरबन मिशन। रूरबन मिशन मतलब गांव में ही सिटी वाला मजा दो, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन द रूरल एरियाज। ऐसी एक पूरा नाम की योजना कांग्रेस के जमाने में थी, उसको रिवाइव किया तो वो है रूरबन मिशन। 15-20 गांव सिलेक्ट करते हैं, उसमें कोई एक गांव को ज्यादा डेवलप करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाटर रोड ये सब डेवलप करेंगे, ताकि वहाँ ही लोग आसपास के गांव से आके सब मजे ले सकें, और शहरों की तरफ जो पलायन होता है, माइग्रेशन होता है सिटी की तरफ, वो थोड़ा कम हो जाए। तो दैट इज रूरबन मिशन। रूरबन मिशन के बाद है ग्राम स्वराज। वो ऐसा, ये रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए मनमोहन सिंह के जमाने में बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, तो जो बैकवर्ड एरिया वहाँ पर स्कूल रोड बनाने का एक्स्ट्रा पैसा, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान मतलब पंचायत बिल्डिंग रिनोवेट करने का पैसा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना मतलब ये जो सरपंच पंचायती ऑफिशियल है उनको ट्रेनिंग देने का पैसा, ये सब चला था। फिर मोदी सरकार इन्होंने ये सब बंद कर दिया। उनका ये लॉजिक था कि जो 15 फाइनेंस कमीशन ने बहुत सारा ग्रांट में पैसा दिया है, तो अब ग्राम पंचायत का ये सब कुछ संभालो ना, और हम कितना पाले तुमको, तो मोदी सरकार ने योजना बंद कर दी, क्योंकि 14 और उसके बाद ये जो 15 फाइनेंस कमीशन तक बहुत पैसा गया था। लेकिन फिर सरकार को ये लगा कि जो भी इलेक्शन आना है कुछ, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ऐसा नया लॉन्च किया। उसमें क्या मिलता है, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, ये स्कूल रोड बनाने का पैसा, पंचायत बिल्डिंग रिनोवेट करने का पैसा, सरपंच पटवारी को ट्रेनिंग करने का पैसा। सो दैट इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसे कौन चलाता है? तो पंचायती राज मिनिस्ट्री चलाती है। ये पंचायती राज मिनिस्ट्री का मैंने ईयरबुक इन्फॉर्मेशन मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वो पढ़ा लेकिन उसमें कुछ एमसीक्यू लाइक सीन है ही नहीं, इसलिए वो नहीं दिया। नाउ पंचायती राज मिनिस्ट्री के नीचे जाने लायक चीजें क्या है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क, सिटीजन चार्टर मतलब नागरिक अधिकार पत्र। तो सब पंचायतों को ये बोला कि तुम एक पोस्टर लगा दो पंचायत बिल्डिंग के बाहर कि सपोज आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट मिलना है तो 3 दिन में दे देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इतने दिन में मिल जाएगा, इतने बजे ऑफिस खुलती है, इतने बजे बंद होगी, ये सब आपका अधिकार है, वरना आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन नंबर है, ऐसा सब करेंगे। दैट इज कॉल्ड पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। ई ग्राम स्वराज और पिया सॉफ्ट ऐसे ई गवर्नेंस के मॉडल भी लोगों ने बनाए, तो याद रखिएगा, नहीं तो छोड़। फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री लेके स्वामित्व स्कीम, ड्रोन की मदद से जमीन का सर्वे करेंगे कि किसकी मालिकी में कौन सी जमीन है, और फिर इन सबको स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। पिछले साल जो भी अक्टूबर या दिसंबर में 57 लाख पीपल को ऐसे प्रॉपर्टी कार्ड कुछ दिए गए। इससे क्या फायदा है? आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड आएगा तो जो टाइटल डिस्प्यूट होते हैं, जमीन का विवाद, वो सेटलमेंट जल्दी हो सके कोर्ट में। आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड बैंक में दिखाओगे, उसको गिरवे रखोगे तो आपका बैंक लोन जल्दी पास हो जाए। सरकार को भी पता है किसके पास कितनी जमीन है, तो लैंड रेवेन्यू जमीन का महसूल लगान देना है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको भी सुविधा है। तो दैट इज स्वामित्व स्कीम। अब ऐसी स्वामित्व स्कीम देके, ये स्वामित्व तो समझो गांव वालों के लिए हुआ, रूरल एरिया के लिए स्वामित्व। तो अभी एक और स्कीम लेके नक्शा, और उसमें सिटी वालों के लिए भी सिमिलर स्कीम की सब सर्वे करेंगे, कार्ड बनाएंगे, ये सब किया जाएगा। दैट इज नक्शा स्कीम। आपका आधार कार्ड है, तो आप जिस जमीन के मालिक है उसका भी कुछ यूनिक नंबर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? यूएलपीआईएन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या यूएलपीआईएन, या जिसे भू आधार कहते हैं। इससे फायदा क्या है? उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, बैंक में गिरवे रखना, लीगल डिस्प्यूट है वो सब सेटलमेंट में सुविधा रहती है। फिर सरकार ने कहा लैंड रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा, तो महाराष्ट्र का व्यक्ति तमिलनाडु में जमीन उसको खरीदनी है, तो वहाँ तो सारे दस्तावेज तमिल भाषा में होंगे, तो उसको ऑनलाइन पोर्टल पे सब इंग्लिश वर्जन या मराठी वर्जन मिल जाए, ऐसी सुविधा करेंगे। ये सब रिफॉर्म लिए जा रहे हैं। फिर आप याद करो, बैंकों ने 40% लोग लोन्स ये गरीबों को, किसानों को, सबको देने, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। अगर उन्होंने वो कोटा कंप्लीट नहीं किया
तो फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसा जाएगा, सिटी एरिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसा जाएगा। ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिलर 1 टू मॉनेटरी पॉलिसी में। तो रूरल मिशन हो गया, ग्राम स्वराज अभियान देख लिया। एमपी लेट्स क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये 60 के जमाने में चल रही है। इसको अमल कौन करता है? याद रखना है मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसके नीचे एनएसओ संस्था है जो क्या करती है, जीडीपी का डेटा, सीपीआई का डेटा, वो सब करती है, जो हम ऑलरेडी पिलर 4D और 4E में पढ़ चुके हैं। ये जो एमपी लेट्स स्कीम है उसमें हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एक सांसद अपने एरिया में 5 करोड़ के डेवलपमेंट वर्क्स हर साल रेकमेंड कर सकता है। फिर उस एरिया का जो भी डीएम कलेक्टर आईएएस है वो जो भी स्कूल बनाना है, पंचायत भवन बनाना है, बस स्टेशन बनाना है, ये सब करेगा। तो राज्यसभा एमपी है, वो अपने स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकता है। तो एस जयशंकर वो किधर से राज्यसभा एमपी है? गुजरात से। आप कहेंगे वो तमिलनाडु या केरला से नहीं है? नहीं। ऐसा क्यों है? वो पॉलिटी मीन्स का मुद्दा है कि राज्यसभा में जो जाए वो क्या राज्य का सच में प्रतिनिधि है। मनमोहन सिंह कभी वो आसाम से, क्या राजस्थान या किसी और स्टेट से वो सिलेक्ट होके गए। एनीवे से दैट इज मीन्स का मुद्दा पॉलिटिकल गवर्नेंस में। तो एस जयशंकर की इच्छा हो तो वो गुजरात में कुछ भी, बड़ौदा, अहमदाबाद, जहां पर भी सजेस्ट करने कर सकते हैं। ये एक बात हुई। व्हाट अबाउट नॉमिनेटेड एमपी, जैसे सचिन और रेखा? तो वो तो मतलब प्रेसिडेंट ने जो भी ये 12 लोग हैं उनको सिलेक्ट किया स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, कला संस्कृति में योगदान के लिए, तो वो अब ये नहीं बोल सकते ये इस स्टेट के हैं या इस कंस्टिट्यूएंसी है, तो मर्जी है जहां उनको प्रोजेक्ट सजेस्ट करना है। तो सचिन ने कुछ प्रोजेक्ट कर्नाटक में सजेस्ट किए थे, कुछ कहीं और सजेस्ट किए थे, तो दैट इज नॉमिनेटेड। बाकी जो टिपिकल लोकसभा का सांसद है तो वो तो लोकसभा से वो चुनके गया है, तो उस जो भी उसका कंस्टिट्यूएंसी है, तो मोदी जी का वाराणसी में उनको जो सजेस्ट करना कर सकते हैं। तो लोकसभा हिज कंस्टिट्यूएंसी, राज्यसभा कोई भी मतलब उसके स्टेट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट, और नॉमिनेटेड है तो पूरे भारत में जहां उसकी इच्छा हो वहां सजेस्ट कर सकता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट सजेस्ट करने हैं उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि आबादी के हिसाब से 15% फंड एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए जाने चाहिए। ये जो एमपी लेट्स फंड्स हैं वो नॉन लैप्सिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि 31 मार्च को वो वापस चला जाएगा, वो उसी के कोटे में रहेगा। तो आप इलेक्शन जीत के आए, सांसद बने, पहले साल आपका कोटा 5 करोड़, मान लीजिए आपने यूज नहीं किया, तो दूसरे साल ऐड हो जाएगा, तो दूसरे साल का 5 करोड़ है ही, और पहले साल का भी बाकी, आपके पास 10 करोड़ बचेगा, क्योंकि नॉन लैप्सिबल है। उसी तरह ईयर 3 में और बढ़ेगा 4 5 अप टू योर टेन्योर, मतलब ऐसा नहीं कि फिर आपके 5 साल खत्म हो गए, फिर आपको 6 साल मुझे दो 30 करोड़, ऐसा नहीं है। तो दैट इज नॉन लैप्सिबल फंड्स, कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगले साल के लिए। कोरोना में सरकार को लगा कि बाकी योजनाओं में ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी 30% काट दी, और ये एमपी लेट्स स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, मतलब 8,000 करोड़ रुपए बच गए। लेकिन फिर बीच में लगा कि चुनाव आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने रिज्यूम कर दिया, तो दैट इज एमपी लेट्स स्कीम। तो हमने एमपी लेट्स समझा क्या है, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट सब चलता है। अभी आगे बढ़ने से पहले इसी का एक अतरंगी पीवाई को आप ट्राई करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस वन पहले मैं आपको देता हूँ 40 सेकंड, सुकून से क्वेश्चन पढ़ो, फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है इसमें? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। नेहा, निशा, रुद्रा, संगीता, अमरीश, दिव्यांका, हर्षित, यश, एंजल, अनुरित, उर्वशी, तुलिका, दमन, भावना, अंशुल, ऋषांक, सन्यासी, प्रिंस, प्रीति, राजीव, सुरुचि, नवीद, हर्ष, काजल, दुर्गेश, प्रीति, गंगा, आशुतोष, बादशाह, कमलेश, शगुफ्ता, दारवी, चीकू, कविता, अलका, सरोज, रवि, अंकित, सत्या, नवनीत, इम्तियाज, अनिश, अभिषेक, शिवा, अमर, अविशा, राज, रंजन, हर्ष, छवि, आशुतोष, निहाल, आंसर्स। देखिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जबकि मैंने आपको बताया नॉन लैप्सिबल है, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। इस साल 5 करोड़ यूज नहीं किया तो अगले साल 5 करोड़, और इस साल वाला भी 10 करोड़ हो जाएगा। तो थर्ड इज रॉन्ग, हेलमेट करो बी चला गया, सी चला गया। नाउ यार 50-50 ये हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। अब दोनों जगह 1 और 2 तो करेक्ट है, वो तो बराबर है। जब तक आपको फोर्थ स्टेटमेंट का पक्का नहीं पता, यू कैन नॉट टेक दिस आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो आईएएस ऑफिसर है उसने खुद जाके 10% प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करना होगा। ये चीज बुक में दी नहीं है। ये तो आप एमपी लेट्स का मैनुअल जो 638 पेजेस का है उसमें जाके पढ़ो, हाँ भाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए उसके 10% खुद जाके इंस्पेक्ट करने हैं, ताकि धांधली नहीं हो। तो दैट इज करेक्ट। तो फोर्थ इज करेक्ट, तो फिर आप फाइनल टिक कर सकते हैं। तो फिर जवाब क्या है? डी 1 2 4 ओनली। मैंने एमपी लेट्स पढ़ा था, लेकिन ये फोर्थ स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता भाई, 600 पेज का थोड़ा कुछ नहीं पढ़ा, तो इंडिया ईयर बुक में जो दिया उतनी समरी आप प्रिपेयर करते हैं। तो मैक्सिमम 50-50 पॉसिबल, उसके भी ये टिक नहीं हो सकता। मीडियम टू टफ में कहूंगा। और इसी कारण से मैं आपको कई बार बता चुका कि मान लो ये इकोनॉमी के नाम पे जो 15 18 20 क्वेश्चन इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम के हुए, उसमें से 12 सवाल हो गए, 10 सवाल हो गए, 15 सवाल हो गए, भगवान मालिक है, उन्होंने आपकी भी लाज रख ली, मेरी भी लाज रख ली। कभी सारे क्वेश्चन टिक हो ही नहीं सकते इकोनॉमी के, क्योंकि ऐसी कई चीज आती है जो मुझे नहीं पता है। तो जबरदस्ती का टिक मत करो, दौड़ में मत रहो कि मतलब ठीक है इकोनॉमी आपको आनंद आता है, मजा आता है, दैट इज वन थिंग, पर ऐसा नहीं कि इकोनॉमी का सवाल देखा तो टिक ही करना है, इसको अभिमान का हिस्सा मुद्दा निकाला। अभी मैंने टेलीग्राम पे कुछ एमसीक्यू डाला पॉलिटी का, तो सब लोग टिक करने बैठ गए, जिनको नहीं पता वो भी टिक करें, बिकॉज़ दे मेक इट अ मैटर ऑफ देयर ईगो कि पॉलिटी तो मतलब हमें टिक ही करना है, ये प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है भाई, नहीं पता नहीं टिक करना है। एनीवे सो ईयर बुक इज डन, रूरल मिशन डन, एमपी लेट्स डन, ग्राम स्वराज डन। अभी ग्राम, तो ग्राम योजना ऐसा है, लेट मी ज़ूम इन। 2 आदर्श ग्राम योजना है। आदर्श ग्राम में सब कैसा है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसा है, नया पैसा नहीं मिलेगा, पुरानी योजनाओं को ठीक से लागू करो योजना है वो, लेट मी ज़ूम इन, वैसा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर एक एमपी ने कोई विलेज को अडॉप्ट करना है और उसमें सारी स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट है, ये देखो रही है, ऐसा देखना है। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, बस पुरानी स्कीम को अच्छे से लागू करो, स्कीम है ये। दूसरा, अगर कोई विलेज के अंदर 50% से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट की है, तो वहां पर भी सारी स्कीम अच्छे से लागू होगी, ऐसा मॉनिटरिंग करेंगे, तो उसे कहेंगे पीएम आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना ऐसा एक तीसरा उन्होंने आदर्श ग्राम शुरू किया, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि पैसा देते हैं, हर विलेज को 20 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन शर्त है कि वहां पर कम से कम 50% आबादी शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए। तो देन द विलेज इज गिवन मनी। योजना का नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। शेड्यूल ट्राइब के लिए और भी बहुत सारी योजना है, वो हम लोग पिलर 6 में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक। तो चलिए गांव का भी विकास कर दिया, शहर का भी विकास कर दिया, अभी बॉर्डर एरिया में जाते हैं, बॉर्डर का विकास करते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन चलाता है? होम मिनिस्ट्री चलाती है हमेशा। बॉर्डर से सटे 50 किलोमीटर एरिया में जो भी गांव है उधर रोड, ब्रिज, स्कूल, ये सब डेवलप करेंगे। फिर 2 स्कीम लेके आई सरकार, पीएम डिवाइन नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। वाइब्रेंट विलेजेस, वो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर में जो गांव है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। हालांकि इन्होंने बोला कुछ, फिर किया कुछ, कुछ ही जगह पर उन्होंने कुछ स्टेट्स में विलेज डेवलप करने का काम शुरू किया। उसकी लिस्ट आपके हैंडआउट में, उसमें से कुछ एमसीक्यू भी पूछा था, वो भी फिर डिबेटेबल हो जाए, क्योंकि आप समझो, मान लो उन्होंने बोला कि हम
लद्दाख में, उत्तराखंड में डेवलप करेंगे। तो लद्दाख तक का उन्होंने बोला मान लो जनवरी में, फिर 3 महीने बाद उनको लगे उत्तराखंड में चुनाव है तो मार्च में वो कहे चलो उत्तराखंड में भी करते हैं। तो पीआईबी में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जवाब आपको मिलेगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पर हाँ, वो ऐसा सब चलते रहता है। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। बॉर्डर का ही नाम लिया है तो ये सब एक टाइप का जेम्स बॉन्ड टाइप का और क्या होगा, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इनका क्या, क्योंकि समझो ईयरबुक माने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम पे हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री देख ली, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री देख लिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री देख लिया, बहुत सारे और मिनिस्ट्री देखे, जो बाकी हैं वो पिलर 6 में और देख लेंगे। तो ये भी देखना चाहिए कि तो फिर अच्छा होम मिनिस्ट्री भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के नीचे डिपार्टमेंट याद रखें, इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, जम्मू कश्मीर लद्दाख का अलग विभाग है, बॉर्डर मैनेजमेंट का अलग विभाग है। होम मिनिस्ट्री क्या-क्या काम करती है, जनगणना, सेंसस, सिटीजनशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोरोना का जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो किसने जारी किया, होम मिनिस्ट्री ने। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक संस्था है सीडीआरआई, इंटरनेशनल कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दिल्ली हेडक्वार्टर है। सीएपीएफ मतलब ये बीएसएफ, सीआईएसएफ ये सब का काम देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, पद्मा अवार्ड्स, तो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय क्या करता है, उसके नीचे भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके नीचे आता है ये आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और एनसीसी। फिर दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसका बॉस होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। और सरकार ने बोला इसे हम सेक्रेटरी का दर्जा देते हैं, मतलब सेक्रेटरी रैंक का जो आईएएस ऑफिसर है उसको जो गाड़ी बंगला और सैलरी मिलेगा उतना ही इनको भी मिलेगा। फिर है डिफेंस प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, रिसर्च का डिपार्टमेंट, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वगैरह। एंड लास्टली देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामलों का मंत्रालय, एस जयशंकर। उनके नीचे कुछ खास है नहीं जाने लायक, सिवाय कि वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। मतलब छोटा मोटा जनरल नॉलेज होगा, हैंड आउट में दे देख लेना। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इसमें दिमाग खर्च नहीं करेंगे, ये सब ड्राफ्ट स्कीम चलती है, फिर उसमें छोटा मोटा ये चलता है, ये लेवल का चीजें भारत का खरीदेंगे, ये लेवल का विदेश का खरीदेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट सो ग्रेट, तो विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। भारत में आप जानते हैं बहुत सारा मिलिट्री का सामान बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो क्यों ना लोकल इंडस्ट्री से बनाना शुरू करें। लेकिन टाटा को पता तो होना चाहिए कि भाई आप बाहर से ये चीज मंगाते हैं, मुझे पता होता मैं ऐसा कुछ इधर बनाना चालू करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये टैंक के अंदर जो फ्रंट ब्रेक होगा उसका ऐसा कुछ स्पेयर पार्ट है, या ये मान लो टैंक में कोई मदरबोर्ड होगा उसका स्पेयर पार्ट है, तो टाटा को पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी चीज होती, पता होती मैं किसी को मतलब इंजीनियर को बिठा के बनाते हम कुछ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया, रीजन पोर्टल। रीजन पोर्टल पे डिफेंस मिनिस्ट्री ये सारी चीजों को अपलोड करेगी कि हम ये चीजें इंपोर्ट करते हैं। टाटा उस वेबसाइट को ब्राउज करें और फिर वो क्लिक करेंगे ऐड टू शो इंटरेस्ट, मतलब कि मैं ये चीज भारत में बना सकता हूँ करके वो क्लिक करें, तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिसरों को मिलेंगे, सब्सिडी देंगे, कुछ मदद करेंगे एंड उस चीज का भारत में डिफेंस प्रोडक्शन शुरू हो, दैट इज रीजन पोर्टल। इसके बाद आता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन। वैसा आप पिलर 2 याद करो, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ तो सरकारी कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी, कोल इंडिया जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, कुछ तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जैसे आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी जो अलग कानून से बने हैं, और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मतलब जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री जो खुद से कुछ कमर्शियल काम कर रहे हैं। अब ऐसा ही होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, वो ऑर्डिनेंस अलग। इधर ऑर्डिनेंस मतलब गोला बारूद की फैक्ट्री, तो वो क्या है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उसके नीचे 40 फैक्ट्रियां हैं जो गोला बारूद बनाती है। तो सरकार ने सोचा इसको हम कंपनी में रजिस्टर करा देते हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ना रहते हुए अब से ये सब डिफेंस की गवर्नमेंट कंपनियां बन जाए जैसा ओएनजीसी वगैरह कंपनियां हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या कुछ और ऑटोनॉमस बोर्ड है कुछ, उसको आप कंपनी का स्वरूप दे दो, कंपनी में रजिस्टर कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेटाइजेशन। इससे क्या फायदे, सरकार उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन होगा फिर वहां से जो ज्यादा स्टाफ है उसको अदानी अंबानी निकाल देंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, ये सब हो सकता है। स्वाभाविक है जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर थे वो हड़ताल पे जाएंगे कि हमारी नौकरी चली जाएगी, कंपनी बन गया और आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उनको हड़ताल पे जाने से कैसे रोके। इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट। कि ऐसी सब हथियारों की कंपनी में जो मजदूर है वो हड़ताल पे जाए तो उसको जेल में फिट कर देंगे, दैट इज एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट। इसके अलावा और भी सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम पे चीजें वो हैंड आउट में दिया, याद रहता ठीक है, नहीं याद रहता बाकी सब करें। तो बिजली, पानी, सड़क खत्म, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, कम्युनिकेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। असल में वो चीज हम लोग कल देखेंगे, इसलिए क्योंकि समझो 50 पेज का हैंड आउट में दौड़ा के खत्म करो तो उसमें कोई बहादुरी है नहीं, क्योंकि आपको भी थोड़ा पड़ा तो अब इतना पहले डाइजेस्ट करो। तो कल सुबह उठ के आप इतना तैयार कीजिए इसके पीवाईक्यू देखिए हैंड आउट में, कल आज मिलते हैं फिर बाकी का पढ़ते हैं। तो कल कम्युनिकेशन आईटी वो भी समझो ये आधे घंटे का मुद्दा है। फिर सोमवार को है उसमें हम इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका प्रीलिम्स एंड जो पढ़ना है वो देखेंगे। तो 3 डे स्मॉल स्मॉल बाइट्स में हम लोग इसे खाएंगे ताकि डाइजेस्ट हो सके। फिर कल जो पढ़ने वाले हैं उसका मैं आपको हिंट दे दूं क्या होगा। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम रेगुलेशन के लिए क्या ट्राई नाम की संस्था है, फिर 2G स्कैम, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, टेलीकॉम एक्ट उसमें नए सुधार किए गए। 112 वो क्या, जैसे अमेरिकन के 911 या 911 आप डायल करो तो सब कुछ पुलिस, फायर, हॉस्पिटल सब कुछ करने पड़ेगा, भारत में ऐसा कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी क्या काम करती है, डिजिटल इंडिया मिशन के नाम पे सब इंटरनेट ऐप बनाने सबको फैसिलिटी देना है वो देखेंगे। 5G के क्या फायदे हैं, और फिर ये कम्युनिकेशन और आईडी मिनिस्ट्री वगैरह, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वो देखेंगे। लास्टली मैंने आपको बताया ये भी 2 हफ्ते में खेल खत्म हो जाएगा, लगभग 12 तारीख को, मतलब अगले सोमवार अपना कोर्स खत्म, 17 को या 18 को वो देखना पड़ेगा मुझे। देयर विल बी अ मेगा टेस्ट कि जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम पिलर 1 टू 6। तो आप रिवीजन उस हिसाब से चालू करो। कल छुट्टी है तो फिर मतलब ऐसा मत सोचना मुझे सिर्फ इतना ये 4 चीजें जो आज पढ़ी थी उतना याद करना है। फ्री टाइम में बाकी भी आप सब रिवीजन करो ताकि कोर्स कंप्लीशन के वक्त आपका फुल मेगा टेस्ट भी आप दे सके, अच्छा प्रदर्शन कर सके। जो लोग प्रीलिम्स देने वाले वो तो करें, जो कॉलेज में और अगले साल भी टारगेट करें, आप टाइम टेबल लेके चलोगे टाइम बाउंड तरीके से तो खत्म होगा। एक बार समझे कोर्स खत्म हो गया, मेगा टेस्ट खत्म हो गया, फिर पूरा साल इकोनॉमी नहीं देखना है, फिर सीधा देखना है 2026 फरवरी, फ्री अपडेट्स विन 26। बाकी का टाइम आप बाकी ऑप्शनल और बाकी चीज करें। ये रैपिड रिवीजन सीरीज मैंने शुरू की है, उसका एक वीडियो मैंने डाला, कल मैं दूसरा वीडियो उसका डालूंगा, तो उसका भी आप फायदा उठा के थोड़ा रिवीजन चालू करें। सो दैट्स इट। कोई पीवाईक्यू है तो नहीं गया, लेट मी चेक। नहीं, पीवाईक्यू भी सब कंप्लीट हो गया। ठीक है मित्रों, तो आज का कार्यक्रम इधर ही हम लोग खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स लाइक इट। ये टाइमर में अभी 30 सेकंड कर रहे हैं, तो लेट मी कंप्लीट दी 1 आवर का टाइमर। कुछ बार कंपनी में ये होता है कि आप 1 घंटा पूरा करो तो 1 घंटे की सैलरी आए, 59 में बंद करो तो आधे घंटे की सैलरी देते हैं। मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ा होता है तो ब्यूरोक्रेसी इज इनएविटेबल, ऐसा मैक्स वेबर बोल के गया। मैक्स वेबर जो थिंकर था वो सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह आता है। एवरीवेयर मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हो उसमें नौकरशाही, रेड टेपिज्म, साइलोज, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट वो बढ़ जाता है। खैर हो गया 1 घंटा, तो मैं क्लास एंड करता हूँ। कल मिलते हैं, लेट्स लाइक।